मौर्यकालीन भारत के इतिहास की प्रश्नमाला में, और हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य तथा राजकुमारी हेलन का विवाह। प्रश्न संख्या 2, राजकुमारी हेलन कहाँ की राजकुमारी थी? तो राजकुमारी हेलन यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री थी, यानी कि यूनान की राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 3, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उन्हें हराकर और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी अवस्थित थी मगध, यानी कि मगध जो है उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी, प्रथम राजधानी बनाई थी। प्रश्न संख्या 6, नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? घनानंद। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो घनानंद सिकंदर, यूनान के शासक सिकंदर के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 7, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। प्रश्न संख्या 8, चाणक्य को किन दो उपनामों से संबोधित किया जाता है? विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य। प्रश्न संख्या 9, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा लिखित, प्रश्न संख्या 10, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 11, मौर्य वंशावलियों का उल्लेख साहित्य के किस भाग में मिलता है? तो मौर्य वंशावलियों का जो उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है। प्रश्न संख्या 12, लौह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लौह विजय का सिद्धांत जो है वो चाणक्य ने दिया था। प्रश्न संख्या 13, सन 1914 में अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि के खोजकर्ता कौन थे? आर्य शर्मा शास्त्री। प्रश्न संख्या 14, सैंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स, इन दोनों ही उपनामों से किस मौर्यकालीन शासक को संबोधित किया जाता है? तो वो हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। एंड्रोकोट्स तथा सैंड्रोकोट्स, ये दो चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम हैं। प्रश्न संख्या 15, विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या उपनाम दिया गया है? तो वो उपनाम दिया गया है व्रसल। प्रश्न संख्या 16, मेगस्थनीज, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी, कहां के राजदूत थे? तो मेगस्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे, जिनको और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 17, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत कौन उसका उत्तराधिकारी बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार और मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना था। प्रश्न संख्या 18, इतिहास में अमित्र घात के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उन्हें इतिहासकार अमित्र घात करके संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 19, अमित्र घात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अमित्र घात का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शत्रुओं का नाश करने वाला। प्रश्न संख्या 20, बिंदुसार के उपरांत मौर्य साम्राज्य का अगला प्रतापी शासक कौन बना? तो बिंदुसार के उपरांत मौर्य साम्राज्य का जो शासक बना वो था सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। प्रश्न संख्या 21,
प्रथम मौर्यकालीन शासक, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, प्रथम मौर्यकालीन शासक या फिर इसे बोले भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने अहिंसा का व्रत धारण किया था, तो वो थे सम्राट अशोक, जिन्होंने अहिंसा का व्रत धारण किया यानी अहिंसा सिद्धांत का पालन किया। प्रश्न संख्या 22, सम्राट अशोक द्वारा अहिंसा का सिद्धांत अपनाने के पीछे मुख्य कारण इतिहासकार कौन सी घटना को मानते हैं? तो वो घटना है कलिंग आक्रमण, यानी कि कलिंग में आक्रमण तथा विजय के दौरान भयंकर रक्तपात से दुखी होकर और सम्राट अशोक ने अहिंसा व्रत धारण किया था। प्रश्न संख्या 23, सम्राट अशोक को अशोक महान कहा जाता है, इसका मूल कारण क्या है? अहिंसा व्रत के पालन के कारण। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में रक्तपात की जो सिचुएशन देखी उसके बाद उन्होंने अहिंसा व्रत अपनाने का निश्चय किया और उन्होंने ताउम्र जब तक शासन किया अहिंसा व्रत का पालन किया। इस वजह से सम्राट अशोक को और इतिहासकारों द्वारा अशोक महान करके लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 24, सम्राट अशोक के किस अभिलेख द्वारा उसकी कलिंग विजय के साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं? तो कलिंग विजय से संबंधित जो अभिलेख है सम्राट अशोक का वो है 13वां शिलालेख या 13वां अभिलेख, जिसके द्वारा सम्राट अशोक की कलिंग विजय से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 25, किस युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग में युद्ध होने के उपरांत सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए तथा उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। प्रश्न संख्या 26, वह कौन बौद्ध भिक्षु था जिसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की? तो वो थे उपगुप्त, जिनको सम्राट अशोक का धार्मिक गुरु भी माना जाता है, धार्मिक गुरु। प्रश्न संख्या 27, बौद्ध धर्म की दीक्षा के उपरांत सम्राट अशोक ने किस प्रसिद्ध सिद्धांत अथवा प्रसिद्ध नीति का प्रतिपादन किया? जियो और जीने दो के सिद्धांत का। प्रश्न संख्या 28, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस बौद्ध महासंगीति के दौरान हुई थी? तो वो थी तृतीय बौद्ध महासंगीति, जो कि सम्राट अशोक के समय हुई थी। प्रश्न संख्या 19, सम्राट अशोक द्वारा प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता हेतु किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो वो था पितृ सिद्धांत, शासन का पितृ सिद्धांत। प्रश्न संख्या 30, सम्राट अशोक के अधिकतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो है प्राकृत भाषा। प्रश्न संख्या 31, सम्राट अशोक के अभिलेखों की मुख्य लिपि कौन सी थी? तो वो थी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 32, सम्राट अशोक ने धर्म प्रचारक के रूप में किस अधिकारी पद की रचना तथा नियुक्ति की थी? तो वो थे धम्म महापात्र, जिनका धम्म महापात्र पद का नाम था तथा ये जो अधिकारी होते थे धम्म महापात्र, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किए गए थे। प्रश्न संख्या 33, किस अभिलेख द्वारा सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के प्रमाण मिलते हैं? तो वो अभिलेख जो है वो है भाब्रू शिलालेख या भाब्रू अभिलेख जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 34, सम्राट अशोक के अभिलेख किस उपनाम से जाने जाते हैं? एकास्मक। एकास्मक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सारे एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए थे, पत्थर को तराश कर, और सारे अभिलेखों का निर्माण किया गया, इसीलिए इन अभिलेखों को एकास्मक बोला जाता है। प्रश्न संख्या 35, अशोक के किस स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था? सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 36, मौर्य काल में व्यापार विनिमय हेतु प्रचलित मुद्रा कहलाती थी, मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था पण। मौर्य काल में जो व्यापार हेतु जो मुद्रा प्रचलित थी वो पण कहलाती थी। प्रश्न संख्या 37, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 38, सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था? पुत्री संघमित्रा। प्रश्न संख्या 39, पुराणों में
सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पुराणों में सम्राट अशोक को जो है अशोक वृधन करके लिखते हैं, अशोक वृधन। प्रश्न संख्या 40, मौर्य कालीन मुद्रा जो कि पण कहलाती थी किस धातु से निर्मित होती थी? तो पण जो थी वो चांदी धातु का प्रयोग करके बनाई जाती थी, पण। प्रश्न संख्या 41, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ के रचनाकार थे? तो वज्र छेदिका जो है वो महायान ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 42, मौर्य काल में भूमि तथा भूमि कर अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो भूमि जो है सीता के नाम से जानी जाती थी तथा भूमि कर अधिकारी जो है वो सीताध्यक्ष के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 43, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई थी? यानी कि इसकी मूल भाषा क्या थी अर्थशास्त्र की? वो थी संस्कृत। प्रश्न संख्या 44, अर्थशास्त्र का हिंदी अनुवाद करने का श्रेय जाता है? तो वो जाता है वाचस्पति गौला को। प्रश्न संख्या 45, अर्थशास्त्र के किस अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है? यानी कि अर्थशास्त्र का कौन सा अध्याय है जिसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? तो वो है 6वां अध्याय। अर्थशास्त्र का जो 6वां अध्याय है उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, सप्तांग सिद्धांत। प्रश्न संख्या 46, मौर्य काल में लिखित पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो वो थे कल्हण। प्रश्न संख्या 47, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर के बीच हुए युद्धों का सर्वप्रथम वर्णन किस इतिहासकार ने किया था? तो वो थे एपाइकस, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर के बीच हुए युद्धों का सर्वप्रथम और इतिहास में वर्णन किया था। प्रश्न संख्या 48, कला के क्षेत्र में पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल की विशेषता है? मौर्य काल। यानी कि कला के क्षेत्र में मूर्ति निर्माण अथवा अन्य कोई पेंटिंग या किसी भी कला से संबंधित सर्वप्रथम पत्थर के प्रयोग के प्रमाण जो हैं वो मौर्य काल से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 49, मौर्यों के महल देवताओं द्वारा निर्मित हैं, यह कथन किसका था? यह कथन था चीनी यात्री फाहियान का, जो कि एक चीनी यात्री थे। उन्होंने कहा था कि मौर्यों के जो महल हैं वो देवताओं द्वारा निर्मित हैं। प्रश्न संख्या 50, सम्राट अशोक द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? श्रीनगर, वर्तमान श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 51, सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किस मौर्यकालीन शासक के समय हुआ था? तो सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है वो सम्राट अशोक के समय निर्मित हुआ था। प्रश्न संख्या 52, सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं हेतु निर्मित निवास स्थान क्या कहलाते थे? तो सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं हेतु निर्मित स्थान विहार कहलाते थे, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। प्रश्न संख्या 53, सबसे बड़ा विहार कौन सा हुआ करता था? तो सबसे बड़ा विहार जो है वो गौतमी विहार हुआ करता था, वर्तमान जो कि वर्तमान में नासिक में स्थित है। प्रश्न संख्या 54, मौर्य काल में निर्मित गुफाएं क्या कहलाती थी? तो मौर्य काल में निर्मित जो गुफाएं हैं वो सप्त घर के नाम से जानी जाती थी। प्रश्न संख्या 55, सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? तो सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु जो हैं वो उपगुप्त थे। तथा सम्राट अशोक के प्रश्न संख्या 56, तथा सम्राट अशोक के राजनीतिक गुरु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सम्राट अशोक के राजनीतिक गुरु जो थे वो प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य को माना जाता है। कौटिल्य, वो राजनीतिक गुरु की उपाधि, उनको सम्राट अशोक के राजनीतिक गुरु का दर्जा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 57, सम्राट अशोक के शासनकाल की वह लिपि जो उर्दू के समान दाएं से शुरू होकर बाएं को लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। प्रश्न संख्या 58, मौर्य साम्राज्य को किस शासक द्वारा समाप्त कर नए वंश की स्थापना की गई थी? तो वो थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक को पराजित कर और एक नए वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 59, सम्राट अशोक के स्तंभों के पठन यानी कि पढ़ने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया जेम्स प्रिंसेप ने। अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 60,
सम्राट अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें उसके नाम का भी उल्लेख है, यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है सम्राट अशोक का जिस अभिलेख में उनके साथ साथ उनके नाम का भी उल्लेख किया गया है? तो वो है गुर्जरा अभिलेख, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये था मौर्यकालीन इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच।